फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और हम कर रहे हैं अपना टॉपिक स्ट्रेट लाइन। अब तक के लेक्चर्स में हमने स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ा है और हमने डिस्कस की हैं अलग अलग फॉर्म्स इसकी इक्वेशन लिखने के लिए। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे 1 पॉइंट स्लो फॉर्म, उसके बाद हमने डिस्कस किया है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन और एट द एंड ऑफ द लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। आज के इस लेक्चर में हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और फॉर्म्स करेंगे एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर एक फॉर्म से जिसका नाम है सिमेट्रिकल या फिर डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इसको हम डिस्टेंस फॉर्म भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कौन सी फॉर्म है या इस फॉर्म में हमें क्या क्या गिवन होगा। तो मान लीजिए मेरे पास अपने वही कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है। मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, आपकी फिगर में आपको नजर आ रही होगी। ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एक एंगल बना रही है जिसको मैंने थीटा से डिनोट किया है। और इस लाइन पे एक पॉइंट मुझे गिवन है, पॉइंट ए है और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। तो इस लाइन पे मुझे एक पॉइंट जो है गिवन है। आप चाहें तो 1 पॉइंट स्लो फॉर्म यूज करके इस लाइन की इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं, बट हम अभी डिस्कस करेंगे सिमेट्रिकल फॉर्म। तो मान लीजिए इस लाइन पे एक और पॉइंट है P जो एक जनरल पॉइंट है। तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं x एंड y। ये जो P पॉइंट है मैंने अपने A पॉइंट से r डिस्टेंस पे लिया है। P पॉइंट का A पॉइंट से डिस्टेंस जो है वो r है। तो जो आपका पॉइंट है x, y वो एक डिस्टेंस पे है r डिस्टेंस पे x1, y1 से। तो इस केस में इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, तो मैं लिख रहा हूं इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी x माइनस x1 ओवर cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर sin थीटा इज इक्वल टू r। ठीक है, थीटा जो क्या है इस केस में, थीटा जो है इज द एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, एंगल जो है हमेशा हम पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ लेते हैं एक्स एक्सिस की। एंड आर क्या है, आर है आपका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स, वाई from the point A जो आपका था x1, y1। इसलिए इस लाइन की इक्वेशन को हम डिस्टेंस फॉर्म भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम डिस्टेंस यूज कर रहे हैं r, और इसको सिमेट्रिकल फॉर्म भी कहते हैं। और अगर आप यहां से देखें कि आपका कोई भी पॉइंट जो है जनरल पॉइंट P x, y वो कैसा होगा। अगर मैं x माइनस x1 ओवर cos थीटा को r के इक्वल रखूं, यहां से आप नोट कीजिए x माइनस x1 ओवर cos थीटा, अगर मैं इसको r के इक्वल रखता हूं तो यहां से मेरे पास आएगा x माइनस x1 इज इक्वल टू cos थीटा में राइट साइड पे ले जाऊं तो मेरे पास आता है r cos थीटा। ठीक है, तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आएगी, x1 राइट साइड पे जाएगा x1 प्लस r cos थीटा। तो जो आपका जनरल पॉइंट है P उसका x कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस r cos थीटा। और अगर आप इसके सेकंड पार्ट को y माइनस y1 ओवर sin थीटा को r के इक्वल रखते हो तो यहां से आपकी ऑर्डिनेट की वैल्यू निकलेगी y की। तो यहां से आपके पास आता है y माइनस y1 इज इक्वल टू r sin थीटा। और यहां से आप देखेंगे जो आपका y कोऑर्डिनेट है जनरल पॉइंट का y, वो आपका आ जाएगा y1 प्लस r sin थीटा।
ठीक है। तो इस केस में आपके पास जो पॉइंट है P वो इस तरह का निकल के आया है। तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन इज P, x कोऑर्डिनेट आया है x1 प्लस r cos थीटा एंड y कोऑर्डिनेट आपके पास आया है y1 प्लस r sin थीटा। तो ये फॉर्म हम तभी यूज करते हैं जब हमें एक जनरल पॉइंट चाहिए होता है x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। और अगर आप इसको देखो x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा, तो इसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म भी कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन की। बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग या आपके लेवल के अकॉर्डिंग हमें ये ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज की। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपको एंगल थीटा पता है और एक पॉइंट पता है तो आप वन पॉइंट स्लो फॉर्म यूज करके लाइन की इक्वेशन लिख लीजिए। और अगर आपसे कहा जाए कि सिमेट्रिकल फॉर्म बनाइए लाइन की, आप तभी इस फॉर्म को जो है यूज कीजिए। और या फिर आपको कहा जाए कि एक जनरल पॉइंट चाहिए मुझे लाइन पे, तो उस केस में आप इस फॉर्म को यूज कीजिए। तो आइए लेते हैं एक एग्जांपल इस फॉर्म पे। हमारी एग्जांपल है द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट हमें गिवन है वो है -3, 2 इज, इस लाइन की स्लोप हमें गिवन है -√3 और हमारी प्रॉब्लम है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म या फिर डिस्टेंस फॉर्म। तो इस केस में हमें कहा गया है कि हमारे पास एक लाइन है जो पास कर रही है -3, 2 इस पॉइंट से, और उस लाइन की स्लोप जो है वो -√3 है और हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है और हमें कहा गया है कि आप इसकी सिमेट्रिकल फॉर्म जो है वो लिखिए। तो हम अपना जो डिस्कस कर रहे हैं सिमेट्रिकल फॉर्म, उसी फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिखेंगे। अगर हमसे ये नहीं कहा गया होता तो हम वन पॉइंट स्लो फॉर्म यूज करके लाइन की इक्वेशन लिख देते। तो क्योंकि हमें सिमेट्रिकल फॉर्म बनानी है तो उसके लिए हमें एक पॉइंट चाहिए x1 y1 लाइन पे, वो हमें गिवन है। तो x1 हो गया आपका -3, y1 हो गया 2, और दूसरा आपका चाहिए एंगल थीटा x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो आपकी लाइन बना रही है। और इस केस में हमें जो है स्लोप गिवन है लाइन की। तो इस केस में क्या है, स्लोप है आपके पास वो है -√3। बट आपको पता है स्लोप क्या होती है, स्लोप होता है tan ऑफ द एंगल मेड बाय लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। उस एंगल को हम जनरली थीटा से लिखते हैं, तो ये आपका हो गया tan थीटा। ठीक है, तो tan थीटा -√3 है, tan थीटा -√3 है, तो यहां से मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए, या फिर आप डायरेक्टली cos थीटा एंड sin थीटा tan थीटा से निकाल लीजिए। नोट कीजिए ये जो आपका पॉइंट है -3, 2, ठीक है, -3, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, और लाइन आपकी इस पॉइंट से पास करती है, tan थीटा आपका नेगेटिव है, तो इसलिए ये जो है हम थीटा मान के चलेंगे ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा नेगेटिव है और इसकी वैल्यू है √3, -√3। तो अब आप देख लीजिए एंगल आपका कौन सा होगा। tan थीटा √3 होता है मेरे ख्याल से 60 डिग्री पे, बट ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब है कि ये जो है आपका बन जाएगा -√3 जिसको आप लिख रहे हो, ये आपका बन गया tan ऑफ 180 -60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री पे आपका tan थीटा जो है वो √3 होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था ट्रिग्नोमेट्री में कि आप अगर आपका एंगल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो आप tan थीटा से थीटा की वैल्यू निकाल के 180 उसमें माइनस कर दीजिए, तो 180 माइनस थीटा आपका राइट एंगल आ जाएगा। तो ये आपका आ गया
tan ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, तो tan थीटा माइनस √3 आपका है 120 डिग्री में, तो इसलिए जो मेरा थीटा है वो आया है 120 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आ गया थीटा, ये मुझे चाहिए था। अब आप थीटा को यूज करके अपनी साइन थीटा एंड कॉस थीटा निकाल लीजिए, क्योंकि मेरा जो है इक्वेशन लाइन का, मैं दोबारा से लिख रहा हूं यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिकल फॉर्म। तो सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन की इक्वेशन हमारी है x माइनस x1 ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन थीटा इज इक्वल टू r। तो ये मेरी सिमेट्रिकल फॉर्म है लाइन की। तो इसमें थीटा चाहिए मुझे, वो मुझे पता है, बट मैं कॉस थीटा एंड साइन थीटा की वैल्यू सेपरेट निकाल लेता हूं। पॉइंट चाहिए x1 y1, ये आपको गिवन है। x1 है आपका -3 एंड y1 है 2। तो आइए पहले वैल्यूज देख लेते हैं साइन थीटा एंड कॉस थीटा की। तो साइन थीटा, थीटा है यहाँ पे आपका 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री, ये देख लीजिए आपका कितना आएगा। या तो आप इसको 180 माइनस 60 लिख लीजिए, या फिर आप इसको 90 प्लस 30 लिख लीजिए, वो आपकी मर्जी है। साइन 120 डिग्री पे आपके साइन की वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, तो ये आपका बना साइन 90 प्लस 30। ठीक है, अब 90 के केस में साइन जो है वो आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कॉस में, तो ये आपका बन गया कॉस 30। बट साइन जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये पॉजिटिव रहा। ठीक है, तो साइन 90 प्लस 30 आपका कॉस 30 बन गया। और कॉस 30 आपको पता ही है कितनी वैल्यू होती है इसकी, √3/2। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास दूसरी वैल्यू मुझे चाहिए, वो है कॉस थीटा की। कॉस थीटा यहाँ पे बना कॉस 120 डिग्री। ठीक है, तो इसको भी मैंने लिखा कॉस 90 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, ये सारा डिस्कशन हम ट्रिग्नोमेट्री में ऑलमोस्ट कर चुके हैं। तो ये आपका बन गया, कॉस का बन गया साइन 30 डिग्री, बट क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो ये आपका आ गया माइनस, और साइन 30 डिग्री आपका होता है 1/2। तो कॉस थीटा यहाँ पे -1/2 है, साइन थीटा यहाँ पे √3/2 निकल के आया है। अब मैं वैल्यूज यहाँ पे पुट करता हूं, मेरी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो यहां से बना मेरा x माइनस x1, x1 आपका है यहाँ पे -3। ठीक है, तो ये बन गया आपका -3 ओवर कॉस थीटा यहाँ पे आया है √3/2 इज इक्वल टू y माइनस y1 यहाँ पे है मेरा 0.2, y1 है यहाँ पे 2 ओवर साइन थीटा यहाँ पे आया है -1/2 इज इक्वल टू r। ये आपका जनरल डिस्टेंस है r, तो r रहेगा। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन है सिमेट्रिकल फॉर्म में। इसको आप लिख सकते हो x प्लस 3 ओवर √3 इज इक्वल टू y माइनस 2 ओवर -1 इज इक्वल टू 2r। ठीक है, 2 मैंने वहां पे एडजस्ट कर दिया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन है सिमेट्रिकल फॉर्म में। अगर आप इस फर्स्ट दो टर्म्स एक्सप्रेशन को इक्वल रखोगे, तो आपकी लाइन की इक्वेशन जो हमने पहली फॉर्म्स की हुई है उस तरह की फॉर्म में आ जाएगी। तो ये हमारी थी सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। अब हम अपनी डिस्कशन जो है वो आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन की। जनरल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, आपने देखा होगा हमने जितनी भी लाइन की इक्वेशंस लिखी हैं अलग अलग फॉर्म्स में चाहे लिखी हैं, बट उसमें आपने ऑब्जर्व किया हुआ कि हमारे पास जो लाइन है वो 1 डिग्री इक्वेशन है, और उसमें आपका एक x इन्वॉल्व हो रहा है, y इन्वॉल्व हो रहा है, और उसके साथ एक आपका जो है कांस्टेंट टर्म ज्यादा से ज्यादा जो है वो अपीयर हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि आपकी जो इक्वेशन है जनरल वो इस तरह की है ax प्लस by
प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर आपके पास एक फर्स्ट डिग्री 1 डिग्री वाली इक्वेशन है एक्स वाई में, तो वो आपकी जो है स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। इस फॉर्म को हम जनरल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जो है कहते हैं। और इससे इस फॉर्म को आप अलग अलग फॉर्म्स में जो है लिख सकते हो। आप चाहें तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप कह सकते हैं कि मुझे कोई और फॉर्म चाहिए, जैसे नॉर्मल फॉर्म है उस फॉर्म में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। बट आपकी जो ओवरऑल आप देखोगे कि आपके पास जो जनरली लाइन की इक्वेशन निकल के आती है वो इस तरह की फॉर्म में होगी। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो आइए देखते हैं कि इस फॉर्म को हम जो पहले डिस्कस किए फॉर्म्स हैं उनमें कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हमने सबसे पहले आपको बताया होगा 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, और उससे भी पहले हमने किया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि आपको पूछा जा सकता है कि इस लाइन की स्लोप जो है वो कितनी है। तो हमने किया था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी मेरी, उसमें हमने क्या लिखा था। हमारी फॉर्म थी इस तरह की, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये प्रॉब्लम मैंने आपको पहले भी करवाई थी जब मैंने y इज इक्वल टू mx प्लस सी इक्वेशन यूज की थी स्ट्रेट लाइन की। ये जो x का कोएफिशिएंट होता है यहाँ पे, ये स्लोप होती है स्ट्रेट लाइन की, और ये जो c है इसको हम y इंटरसेप्ट लिखते हैं। तो हम इस फॉर्म को, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो आपका जो y की टर्म है वो एक साइड पे रखिए, बाकी सारी टर्म्स आप राइट साइड पे ले जाइए। तो अगर मैं इस लाइन को इस फॉर्म में लिखना चाहूं तो जनरल फॉर्म देखिए ऐसी बनेगी, by इज इक्वल टू ax राइट साइड पे चला जाएगा, c राइट साइड पे चला जाएगा। और इसमें एक चीज और है कि y का कोएफिशिएंट 1 है। तो अगर आपने y का कोएफिशिएंट 1 बनाना है तो जो भी y के साथ है उससे आप अपनी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो मैं यहां से b से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा बनेगा y इज इक्वल टू माइनस a ओवर बी एक्स माइनस सी ओवर बी। ठीक है, ये जो c है आपका, यहाँ पे मैंने कैपिटल लिखा हुआ है, ये जो c है ये स्मॉल c है। ठीक है, ये जो c है ये स्मॉल c है। अब यहां से ये जो है आपकी, ये है हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म में आ गई। ठीक है, तो ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, विच इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। अब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे m की जगह पे आ रहा है माइनस a ओवर b। तो इसका मतलब है इस केस में अगर आप लाइन की स्लोप देखो तो वो होगी माइनस a ओवर b, और अगर आप यहाँ पे अपना y इंटरसेप्ट देखोगे तो वो ये है माइनस c ओवर b। ठीक है, तो देयरफॉर यहां से जो स्लोप है लाइन की वो है माइनस a ओवर b। तो ये जो है आपका x का कोएफिशिएंट है, b जो है वो y का कोएफिशिएंट है। तो आपका क्या है, स्लोप माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y। एंड जो इसका y इंटरसेप्ट है, अगर आपको ये भी चाहिए तो आप निकाल सकते हो, वो है माइनस c ओवर b। वो है आपका कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y विद द नेगेटिव साइन। तो ये आप जो है याद रख सकते हो कि अगर आपके पास जनरल इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की तो उसमें स्लोप और इंटरसेप्ट जो है वो क्या होगा। हम ऑलरेडी इस पे एक एग्जांपल जो है ले चुके हैं, बट हम फिर से एक प्रॉब्लम यहाँ पे ले रहे हैं। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है, फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन। लाइन जो है मुझे गिवन है वो है 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस लाइन की मुझे स्लोप जो है बतानी है कितनी है। अब आप देखोगे ये जो लाइन है, क्योंकि ये इक्वेशन जो है एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है
x और y इसमें इन्वॉल्व है, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, इससे बड़ी पावर नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट भी नहीं है। तो ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है एक्स वाई में, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है और ये इस तरह की है। यहाँ पे आप देखेंगे x का कोएफिशिएंट a 3 है, y का कोएफिशिएंट b 2 है और कांस्टेंट टर्म जो है वो c है -5। आप चाहें तो अब ये काम यहाँ पे कर सकते हैं या फिर आप सीधा इसकी स्लोप जो है लिख सकते हैं। तो स्लोप हमारी है -a/b। तो आप यहां से देख लीजिए कि यहाँ पे a जो है वो 3 है, b जो है वो 2 है एंड c जो है वो -5 है। अगर आप इस जनरल फॉर्म से अपनी लाइन की इक्वेशन को कंपेयर करते हो तो हमारे पास जो स्लोप है इस लाइन की वो होगी -a/b। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी स्लोप आ गई -3 है a और b है 2। तो स्लोप ऑफ द लाइन जो है वो है -3/2। तो इस तरह से आप जो है अपनी लाइन की स्लोप जो है निकाल सकते हैं। अगर आपने ये फॉर्म डायरेक्टली नहीं लगानी तो आप सिंपली कीजिए, y की टर्म्स एक साइड पे रखिए, बाकी दूसरी टर्म्स राइट साइड पे ले जाइए और y का कोएफिशिएंट 1 बना दीजिए। जो भी आपको x का कोएफिशिएंट नजर आएगा वो इस लाइन की स्लोप होगी। तो ये था हमारा रिडक्शन ऑफ जनरल फॉर्म टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और अब हम डिस्कस करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म कि हम जनरल फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे जो है रिड्यूस कर सकते हैं। तो आइए वो डिस्कस करते हैं। तो यहां पे है मेरे पास इंटरसेप्ट फॉर्म। ये मैं आपको लिख देता हूं दोबारा से। आपको याद होगा हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म था x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 और a क्या था x इंटरसेप्ट, b क्या था y इंटरसेप्ट। तो ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म थी। अब आप इस इक्वेशन को अगर इस फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। एक तो जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड पे ले जाइए। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन वो बनेगी ax प्लस by इज इक्वल टू -c। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा कि आपको कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे चाहिए। दूसरा यहाँ पे है 1 राइट साइड पे। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको आपने 1 बनाना है। तो इस टर्म से ही इस इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए तो आपकी फॉर्म जो है ऐसी बन जाएगी। अभी देखते हैं। तो मैं यहाँ पे -c से डिवाइड कर रहा हूं तो ये बन गया ax/-c प्लस by/-c इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब x के नीचे जो भी है वो आपका x इंटरसेप्ट है एंड y के नीचे जो भी है वो आपका y इंटरसेप्ट है। तो इसका मतलब है ये है इस तरह का x/-c/a प्लस y/-c/b इज इक्वल टू 1। तो ये जो है हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म है लाइन की, विच इज इंटरसेप्ट फॉर्म। दोनों इंटरसेप्ट आपको यहां से नजर आ जाएंगे। -c/a आपका x इंटरसेप्ट है, -c/b आपका y इंटरसेप्ट है। a b c आपको जो है अपनी इक्वेशन में देख के पता चल जाएंगे या फिर आप इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए तो आपके जो दोनों इंटरसेप्ट्स हैं वो आपको नजर आ जाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं यहां पे। तो हमारी प्रॉब्लम है फाइंड द इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द लाइन। जो लाइन है मुझे गिवन है और लाइन है मेरी 4x + 3y -7 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन के मुझे दोनों इंटरसेप्ट्स जो हैं वो निकालने हैं। ठीक है, अब या तो आप याद कर लीजिए कि x इंटरसेप्ट होता है -c/a एंड y इंटरसेप्ट होता है -c/b। ठीक है, बट इतना कुछ याद रखने की जरूरत भी क्या है आपने सिंपली इस इक्वेशन को इस फॉर्म में जो है ट्रांसफॉर्म कर देना है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन जो है
वो है 4x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब क्या क्या करना है आपने, एक तो कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे लेके जानी है, ठीक है। तो यहां से आपके पास आया 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये 7 जो है हम राइट साइड पे ले गए, पॉजिटिव हो गया। फिर यहाँ पे आपको चाहिए 1, तो जो भी यहाँ पे आपका कांस्टेंट है उसी से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। तो मैं 7 से डिवाइड कर देता हूं, ये बन गया आपका 4x ओवर 7 प्लस 3y ओवर 7 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको आप इस फॉर्म में देखिए, तो ये बनेगा आपका x ओवर 7 ओवर 4, ठीक है, प्लस y ओवर 7 ओवर 3, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये जो है हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म बन गया, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे इज द इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि हमारा फॉर्म क्या है, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। तो आप x के नीचे जो है वो x इंटरसेप्ट है, y के नीचे जो है वो आपका y इंटरसेप्ट है। तो देयरफॉर हियर x इंटरसेप्ट जिसको आपने a से लिखा था वो है आपका 7 ओवर 4 एंड y इंटरसेप्ट जिसको आपने b से लिखा था वो है आपका 7 ओवर 3। तो इस तरह से मेरे पास x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट जो है निकल के आ गए कि हमें एक जनरल इक्वेशन दी हुई थी लाइन की, उसका x इंटरसेप्ट जो है 7 ओवर 4 है एंड y इंटरसेप्ट जो है वो 7 ओवर 3 है। आप यहां से भी निकाल सकते थे माइनस c ओवर a, c यहाँ पे है -7, तो -7 ओवर a यहाँ पे है 4, तो -7 ओवर 4 नेगेटिव, तो 7 ओवर 4 पॉजिटिव बन गया, माइनस c ओवर b आपका 7 ओवर 3 यहां से आएगा। तो ये था हमारा रिडक्शन जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम एक लास्ट रिडक्शन करेंगे अपनी जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन टू नॉर्मल फॉर्म, जहां फिर जो हमने कहा था परपेंडिकुलर फॉर्म, उस फॉर्म में इस लाइन को, इस इक्वेशन को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं, आइए देखते हैं वो। तो हमारे पास है नॉर्मल फॉर्म, या परपेंडिकुलर फॉर्म। इसको हमने लिखा था x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। इस फॉर्म की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे जो अल्फा था, ठीक है, अल्फा क्या था कि हमने अपनी लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ओरिजिन की तरफ, या ओरिजिन से लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था OL। अल्फा जो है वो परपेंडिकुलर एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, और P जो है हमारा डिस्टेंस था, ठीक है, या लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर थी, हमारा डिस्टेंस था ओरिजिन से लाइन का। तो ये P जो है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंस रखता है। P जो है आपका लाइन से ओरिजिन का डिस्टेंस आपको बताता है। तो अगर आपकी लाइन जो है ना, उस लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में है, तो जो राइट साइड पे है वो आपका ओरिजिन से लाइन का डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस जो है आप सिर्फ देख के बता सकते हो, आपको फिर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती कि ओरिजिन का डिस्टेंस क्या है लाइन से। तो इसलिए हम इस फॉर्म को यूज करते हैं, ठीक है। अब ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, अगर आपको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत पड़ गई तो इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पे क्या होता है कि x का कोएफिशिएंट cos अल्फा है, y का कोएफिशिएंट sin अल्फा है। cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1 होता है। इस चीज को हम यूज करते हैं यहाँ पे कि x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 1 होना चाहिए, और राइट साइड जो है यहाँ पे वो p है, डिस्टेंस, वो हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि डिस्टेंस है। तो इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको स्टेप्स बता देता हूं। सबसे पहले तो आपने करना है, आपने अपनी इक्वेशन को डिवाइड करना है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट से। ठीक है, आपने क्या करना है, अपनी इक्वेशन को डिवाइड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट से, और फिर उसके बाद ये जो सी है आपने राइट साइड पे ले जाना है। ठीक है, या फिर आप पहले सी को राइट साइड पे ले जाइए, उसके बाद आप डिवाइड कर दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का बनेगा, ए एक्स ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट, ठीक है, प्लस बी वाई ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट। ठीक है, मैं सी भी राइट साइड पे ले जा रहा हूं, साथ में आप नेक्स्ट स्टेप में ले जा सकते हो, माइनस सी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट, ये आपने करना है। ठीक है, आपने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट से अपनी पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको उठा के राइट साइड पे ले आना है। यहाँ पे एक चीज आपने नोट करनी है कि जो राइट साइड है वो मैं आपको बोल रहा हूं कि डिस्टेंस है तो वो पॉजिटिव होगा। तो अगर ये आपका राइट साइड नेगेटिव आया तो उसका नेगेटिव साइन आपने लेफ्ट साइड में एडजस्ट करना है, राइट साइड को हमेशा आपने पॉजिटिव रखना है। तो ऐसा करने के लिए मैं यहाँ पे आपके साइन लगा रहा हूं प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस क्यों लगाया कि अगर तो ये हुआ आपका सी पॉजिटिव तो ये नेगेटिव होगा, तो अपना नेगेटिव साइन रखिए ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। अगर आपका सी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, तो उस केस में ये पॉजिटिव साइन रखिए। इन शॉर्ट मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका राइट साइड जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये जो है आपका नॉर्मल फॉर्म या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म होगा आपकी इक्वेशन का, और राइट साइड पे आपको जो नजर आ रहा है, राइट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है वो आपका डिस्टेंस है ओरिजिन का आपकी लाइन से। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ से P जो है कैसे निकालना है, और मोर ओवर जो x का कोएफिशिएंट है वो cos अल्फा की वैल्यू है, y का कोएफिशिएंट जो है वो sin अल्फा की वैल्यू है। तो आप यहाँ से कंपेयर करके अल्फा भी निकाल सकते हो कि आपका एंगल जो है अल्फा कितना है। आइए एक एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम है reduce the इक्वेशन मुझे गिवन है एक लाइन की √3x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0 टू द नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म मतलब ये वाली फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। देन ऑल्सो यूजिंग दिस find the values of p and alpha, ठीक है। p स्टैंडर्ड नोटेशन मैंने यूज की है राइट साइड पे, अल्फा आपका एंगल है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें p और अल्फा यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रोसेस को। तो यहाँ पे इसके सॉल्यूशन के लिए आप देखोगे गिवन इक्वेशन क्या है आपकी √3x प्लस y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आप इसको अपनी जनरल फॉर्म से जो है कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपको डाउट होता है तो आप कंपेयर कर लीजिए ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से। यहाँ पे जो a है वो √3 है, b है वो 1 है क्योंकि y का कोएफिशिएंट 1 है, एंड c जो है यहाँ पे वो 6 है, ठीक है। और इसकी नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या क्या करना है, एक तो ये जो है कांस्टेंट टर्म आपने राइट साइड पे लेके जानी है, दूसरा आपने डिवाइड करना है, यही आपका मेन स्टेप है। आपने डिवाइड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट से, ये जो है आप सेपरेट निकाल लीजिए, ठीक है। इस केस में जो है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका रूट कितना आता है ये देख लेते हैं हम, ठीक है। ए है आपका √3, बी है आपका 1, ठीक है। ये हम सेपरेट देख लेते हैं कि कितना बनता है। तो ये आपका बना है √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर
3 + 1 का रूट मतलब 4 का रूट एंड 4 का रूट है 2। तो आपने 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये चीज अगर आपको पता है तो आप बड़े आराम से अपनी इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में जो है ट्रांसफॉर्म कर लोगे। तो 2 से आपने एक तो इसको डिवाइड करना है, ठीक है। आप पहले कर लीजिए चाहते हो तो, या फिर आप पहले 6 को राइट साइड पे ले जाइए, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हमारी इक्वेशन जो है कैसे बनेगी। तो यहाँ से मेरे पास आया √3x + y = -6, √3x + y = -6। अब हम करेंगे डिवाइडिंग बाय a² + b² रूट, दैट इज वो हमारा निकल के आया है 2। मैंने अलग से इसको निकाल लिया। तो आपने इसको 2 से जो है वो डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये कितना बना, आइए देखते हैं। तो 2 से मैंने डिवाइड किया पूरी इक्वेशन को, तो ये हमारा बन के आ गया, ये हमारा बन गया √3/2x + y/2, ठीक है, = -6/2 एंड -6/2 बचा आपका -3, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपसे कहा था कि आपने ±a² + b² लेना है। तो मैंने इसलिए कहा था कि आपका राइट साइड जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। यहाँ पे आपका c जो है, यहाँ पे c पॉजिटिव था तो इसलिए राइट साइड नेगेटिव है। ये जो नेगेटिव साइन है आप लेफ्ट साइड पे ही एडजस्ट करोगे, ये आपने नोट करना है, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव साइन है मैं इधर ले आता हूं, तो ये बना आपका -√3/2x - y/2 = 3, क्योंकि राइट साइड पे हमारा होता है p होता है डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो कभी भी आपने राइट साइड जो है नेगेटिव नहीं रखनी। अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है ठीक है, अगर पॉजिटिव नहीं है जैसे इस केस में है तो अपना नेगेटिव साइन लेफ्ट साइड में एडजस्ट कर लीजिए। तो ये आपका बन गया नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। तो ये हमारा जो है नॉर्मल फॉर्म है, विच इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहां पे आप कंपेयर करोगे तो राइट साइड आपकी p होती है, वो डायरेक्टली निकल के आ गया आपका 3, ठीक है। तो 3 क्या है, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द लाइन। तो अगर आपके इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाता कि आप ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस निकालिए, तो आप सिंपली लिख देते कि वो डिस्टेंस जो है वो 3 यूनिट्स है, क्योंकि p यहाँ पे 3 है। बट हमारी प्रॉब्लम है एक तो p निकालना और दूसरा अल्फा भी निकालना है यहाँ पे। तो अल्फा कैसे निकलेगा? अब ये जो आपका x का कोएफिशिएंट है, ठीक है, x का कोएफिशिएंट, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म क्या थी हमारी, x cos अल्फा + y sin अल्फा = p, ठीक है। ये मैं बार बार लिख रहा हूं यहाँ पे। तो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे √3/2 विद नेगेटिव साइन, तो ये cos अल्फा होगा, ठीक है। तो cos अल्फा आया है यहाँ पे -√3/2 एंड y का कोएफिशिएंट जो है वो है आपका sin अल्फा। तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है, -1/2, तो ये आपका sin अल्फा है। तो cos अल्फा एंड sin अल्फा यहाँ से निकल के आ गया, cos अल्फा -√3/2, sin अल्फा -1/2। यहाँ से मुझे जो है अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो अल्फा कितना है, आपकी ट्रिग्नोमेट्री में ये सारी बातें हमने डिस्कस की हुई हैं। cos भी नेगेटिव है, sin भी नेगेटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा एंगल आपका, cos भी नेगेटिव, sin भी नेगेटिव, तो ये आपका गया थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये चीज आपने ध्यान रखनी है एंगल निकालते वक्त, क्योंकि हम क्या करते हैं जनरली एक्यूट एंगल जो है दे देते हैं tan थीटा से, क्योंकि अगर आप tan थीटा यहां से निकालोगे तो वो पॉजिटिव होगा, तो ये दिक्कत हमें आती है। अब आप देखिए कि sin अल्फा होता है 1/2 30 डिग्री पे, cos अल्फा होता है √3/2 30 डिग्री पे, बट एंगल आपका है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो है अपना अल्फा
30 डिग्री नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 30 डिग्री पे साइन अल्फा 1/2 पॉजिटिव होता है, कॉस अल्फा √3/2 पॉजिटिव होता है। तो ये आपका गया थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में मैंने आपको ट्रिक बताया था, इस केस में हम क्या करेंगे, 180 प्लस कर देंगे अपने एंगल में, तो ये आपका आएगा 180 प्लस 30 डिग्री। अगर आप डिग्री में लिखते हो तो ये आपका बना 210 डिग्री, ठीक है, 210 डिग्री, ठीक। क्योंकि अगर आपने यहां से tan अल्फा निकाला तो वो बनेगा साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा, वो बनेगा आपका 1/√3। तो 1/√3 दे के आप 30 डिग्री एंगल मत लिख देना, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। 180 प्लस 30 210 डिग्री यहाँ पे अल्फा हमारा निकल के आया है। तो इस केस में P जो है वो 3 है एंड अल्फा जो है वो 210 डिग्री था। यही हमारी जो है प्रॉब्लम थी, अल्फा एंड P की वैल्यू निकालना। तो आइए एक लास्ट एग्जांपल करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो हमारी प्रॉब्लम है, शो दैट द origin is equidistant from the lines हमें गिवन है, लाइंस की इक्वेशन हमें गिवन है। फर्स्ट लाइन है 4x प्लस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, कॉमा सेकेंड इक्वेशन है 5x माइनस 12y प्लस 26 इज इक्वल टू 0 एंड लास्ट इक्वेशन है मेरे पास 7x प्लस 24y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली क्या है कि हमारे पास तीन इक्वेशंस गिवन है, ये तीनों जो है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन है, सेकेंड लाइन है एंड थर्ड लाइन है। और हमारी प्रॉब्लम है, शो दैट द ओरिजिन इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइंस। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो आपकी तीनों लाइंस हैं ये ओरिजिन से इक्विडिस्टेंट है, मतलब सेम डिस्टेंस पे लाई करती हैं। तो हमें ये प्रूव करना होगा कि मैं अगर ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस निकालूं या फिर इस लाइन का डिस्टेंस निकालूं या फिर इस लाइन का जो है वो डिस्टेंस निकालूं, तो ये जो डिस्टेंस है वो सेम है, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये सारी लाइंस, तीनों लाइंस का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। अब तक हमने जो है डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं किया, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्टेंस फॉर्मूला करेंगे, एक लाइन का एक पॉइंट से डिस्टेंस जो है कैसे निकाला जाता है। बट मैं आपको बिना वो फॉर्मूला किए ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व करके दूंगा, क्योंकि हमने अब तक डिस्कस किया है नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो नॉर्मल फॉर्म को यूज करके आप जो है ये डिस्टेंस जो है निकाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे, जो हमने अपनी लास्ट एग्जांपल में किया है, इन तीनों इक्वेशंस को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। नॉर्मल फॉर्म में जो राइट साइड पे आपका P होता है वो ओरिजिन से लाइन का डिस्टेंस होता है। तो उस P की वैल्यू से हम ये जो है तीनों डिस्टेंसेस देख लेंगे और हमारा तीनों केसेस में जो डिस्टेंस है वो सेम आना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि वो डिस्टेंस जो है कैसे निकालेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है हमारे पास 4x प्लस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आप फटाफट इस लाइन को नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, ठीक है। इस केस में क्या है, A आपका है 4, B है आपका 3 एंड C है आपका 10। तो चलो C तो मुझे नहीं चाहिए, C तो जितना है उतना रहेगा। A एंड B मुझे चाहिए होता है क्योंकि मुझे a² प्लस b² चाहिए होता है, ठीक है। तो इस केस में a² प्लस b² रूट कितना है ये आप देख लीजिए, ठीक है। तो a² यहां पे बना 4 का स्क्वायर, b² यहां पे बना 3 का स्क्वायर, ठीक है। 4² हो गया आपका 16 एंड 3² हो गया आपका 9 एंड 16 प्लस 9 आपका बन गया 25, ठीक है। 25 का रूट जो है वो
5 होता है। तो इसका मतलब है मुझे इस इक्वेशन को डिवाइड करना है 5 से, कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे लेके जानी है और कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव रखनी है, ये हमें करना होगा। तो मैं इसको डिवाइड करता हूं 5 से और कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे ले जाता हूं, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन जो है वो क्या बनेगी, आइए देखते हैं। तो ये है आपका 4x प्लस 3y इज इक्वल टू -10। ये जो स्टेप्स हैं मैंने लास्ट एग्जांपल में पूरी डिटेल के साथ किए हैं, तो इस केस में थोड़ा सा फटाफट कर रहा हूं। तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, 4/5x प्लस 3/5y इज इक्वल टू -10/5 -2 बन गया। तो यहाँ पे आपका देखिए राइट साइड नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव कर देते हैं। तो यहाँ पे आया आपका -4/5x -3/5y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस केस में जो राइट साइड है वो +2 है। इस केस में जो राइट साइड है आपकी वो +2 है। इसको मैं मान लेता हूं P1, ठीक है। तो लेट P1 be 2। ये P1 है क्या, ये P1 आपका राइट साइड है, मतलब ओरिजिन का लाइन से डिस्टेंस है, ये हमें निकालना था। तो मैंने P1 लिखा 2। अब यही प्रोसेस आप सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन के केस में कीजिए। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली जो है अपनी वैल्यूज लिखूंगा। नाउ सेकेंड लाइन, ये हमारी थी फर्स्ट लाइन, ठीक है। अब सेकेंड का करते हैं यही काम, 5x - 12y प्लस 26 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस केस में a कितना है 5, b है -12। तो इस केस में आपका a² प्लस b² रूट कितना हुआ, ये आप देख लीजिए। a है 5, b है -12, तो ये बना आपका 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर, कितना बन जाएगा, 5 का स्क्वायर हो गया 25 -12 का स्क्वायर 144, टोटल हो गया 169। 169 का रूट 13। तो इस केस में आपका जो जिससे आपने डिवाइड करना है वो नंबर है 13। तो यहां पे क्या बना आपका 5x - 12y इज इक्वल टू -26 डिवाइड बाय 13। तो 13 से अगर डिवाइड करें इसको तो ये बना आपका 5x/13 - 12/13y इज इक्वल टू -2। इस केस में भी आपकी राइट साइड जो है वो नेगेटिव है, तो मैं इसको पहले पॉजिटिव बना देता हूं। तो नेगेटिव साइन एडजस्ट करते हैं, -5/13x प्लस 12/13y इज इक्वल टू +2, ठीक है। इसको मैं P2 लिख देता हूं, ठीक है। तो P2 B2, तो ये जो है आपका लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस है +2 आया है। एक लाइन मेरे पास और है, ये सेम चीज आप इस लाइन के लिए भी कर लो। थर्ड लाइन जो है मेरी वो आपकी है 7x प्लस 24y -50 इज इक्वल टू 0। यहां पे a है 7, b है 24। इस केस में आपका a² प्लस b² कितना है, a², 7 का स्क्वायर, b² 24 का स्क्वायर, 7² प्लस 24 का स्क्वायर, 7² आपका हो गया 49, 24² आपका बन गया 576, 49 प्लस 576 ये आपका बन गया 625 का रूट। तो ये बना 625 एंड 625 का रूट जो है वो होता है 25। इस केस में आपने 25 से जो है डिवाइड करना है, तो 25 से डिवाइड करते हैं, कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे ले जाएंगे, इज इक्वल टू 50। यहाँ पे राइट साइड जो है वो पहले ही पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। आइए इसको 25 से डिवाइड करते हैं, तो ये बना आपका 7/25x
प्लस 24/25y इज इक्वल टू 50/25 2। 25 से डिवाइड करने के बाद आपकी इक्वेशन ये बन गई। इस केस में जो राइट साइड है आपकी, मैं P3 से लिख रहा हूं, वो 2 है। अब जो आपकी राइट साइड है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वो होता है ओरिजिन का लाइन से शॉर्टेस्ट या फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस केस में P1 है, इस केस में P2 है, इस केस में मैंने P3 लिखा है। ठीक है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है। तो इस केस में तीनों केसेस में हमने निकाला है P1, P2, P3, तीनों केसेस में 2 निकल के आया है। तो इसका मतलब है इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस 2 यूनिट है, इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस 2 यूनिट है, और इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस भी 2 यूनिट्स ही है। तो ये तीनों लाइन जो है ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पे हैं, और यही हमारी प्रॉब्लम थी, दैट द ओरिजिन इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द 3 लाइंस। तो हमारी प्रॉब्लम जो है वो वेरीफाई हो गई। तो देयरफॉर ओरिजिन इज एट ए सेम डिस्टेंस, जिसको हम कह रहे हैं इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइंस। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में भी हमने क्या किया है, अपनी जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन को हमने ट्रांसफॉर्म किया है नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म में, और आपने इसको इसकी हेल्प से अपना ओरिजिन का लाइन से जो है वो डिस्टेंस निकाला है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आज के लेक्चर में हमने मेनली जो है डिस्कस किया है कि हमारा जो जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन है उसको किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं हमारी अलग अलग फॉर्म्स में। अब बाकी की डिस्कशन हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। उस लेक्चर में हम मेनली बात करेंगे कि एक पॉइंट का जो है एक लाइन से डिस्टेंस कैसे निकाला जा सकता है, या फिर इसके अलावा हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास 2 लाइंस हैं तो 2 लाइंस के बीच में एंगल जो है वो कैसे निकाला जा सकता है। तो ये हमारी डिस्कशन होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।